बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज पीर का दिन है और पीर का दिन एक हफ़्ते के आगाज़ का दिन भी है। तो आइए इस हफ़्ते के पहले दिन का एक अच्छा सा आगाज़ करते हैं ताकि हफ़्ते का आखिरी दिन भी इसी तरह अच्छा ही गुज़रे। खैर, आज मेरी टीम ने किस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमें हमारे साथ एक मेहमान को जो यहाँ दावत दी है, मैं वो बताता हूँ आपको। देखें, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अगर इकॉनमी के हवाले से देखे जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल हालात हैं। वैसे तो हमने हमेशा पाकिस्तान को इसी तरह ही देखा है कि इकॉनमी जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, मईशत का बहुत बिगड़ा हुआ हाल है इस वक्त, हम यही सुनते हैं हमेशा। मगर वाकई इस वक्त सन 2022 में, इसके आखिर में दिसंबर में, इस वक्त मुल्क की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है माशी तौर पे। और इस वक्त उन मुखलिसीन की ज़रूरत है जो मुल्क के लिए अच्छे फ़ैसले कर सकें, क्योंकि इन्हीं फ़ैसलों के ऊपर जो है ना वो इन्हसार करेंगी हमारी आगे वाली नस्लें भी कि क्या फ़ैसले लिए गए हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। आवाम की क्या सूरत हाल है? आवाम इस वक्त बड़ी परेशान है। आवाम, हर घर में आपको बेरोज़गारी की शिकायत मिलेगी, हर घर में आपको अखराजात के पूरे ना होने की शिकायत मिलेगी, हर घर में वो शख्स जो घर चलाता है, जो घर का सरबराह है, वो इस कदर परेशान मिलेगा आपको कि बच्चों की फ़ीस की वजह से, बुज़ुर्गों की सेहत की वजह से और लातादाद मसाइल जो इस दौर में पैदा हो चुके हैं, जो उसके लिए बहुत मतलब बिल्स हैं, उसके वो बिजली गैस के बिल हैं और कुछ अशिया खुर्दनोश की कीमतें, ये सब कुछ उसके लिए बहुत एक चैलेंज बन चुके हैं। तो ये सिर्फ घर का ही मसला नहीं है, कारोबार के सरबराह और किसी भी दर्जे के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स से भी अगर आप पूछेंगे तो वो माजी की निस्बत आज ज़्यादा परेशान है और ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने बिज़नेस को, अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को चला रहा है। तो आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान की मईशत ये सही रास्ते पे कब आएगी, या अगर आ चुकी है इन सियासतदानों के दावों के मुताबिक तो उसके जो समरात हैं वो कब तक अवाम तक पहुंचेंगे, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जनाब मुबश्शिर मीर साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फ़हीम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, मैंने सुना है कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनको इस महंगाई का फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपको तो नहीं पता चला होगा। मोहब्बत है आपकी कि आप इस तरह सोचते हैं और मजाक अच्छा करते हैं। अच्छी बात है। सर, क्या कहते हैं आपने इंट्रो में बहुत से सारे ही तकरीबन इशू उठा दिए और मेरा ख्याल है कि यही कैफियत है हर जगह। अच्छा, जो अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी दो में हम जो है वो तकसीम हैं इस लिहाज से कि ज़ाहिर गाँव में, देहातों में भी बहुत सी दुनिया आबाद है और जो छोटे कस्बात हैं उसमें भी एक अच्छी लाइफ होती है कई हवालों से। सिर्फ ये है कि कारोबार जो बड़ा होता है वो नहीं होता, लेकिन जो हमारी अर्बन सोसाइटी, बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, या इस तरह के जो हमारे शहर, वहाँ की लाइफ जो है वो कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गई है। छोटे शहरों में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो आप सब में अरेंजमेंट्स इस तरह के होते हैं। एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, साल की इकट्ठे ही आपने गंदम खरीदी हुई होती है, चावल इकट्ठे खरीदे होते हैं, बड़ा सा एक बर्तन अचार का भी बनाया होता है। तो ये चीज़ें जो होते हैं आपको भी पूरा साल जो है वो आपकी। अच्छा, वहाँ पे बाटर सिस्टम भी, गांव में बाटर सिस्टम भी चलते हैं, फसल के बदले जो है वो भी होता है, तो रिलीफ जो है, सॉर्ट ऑफ रिलीफ जो है वो मिल जाता है। अच्छा, कुछ इलाके ऐसे अभी भी हैं पाकिस्तान में, फॉर्चुनेटली, ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूंगा पंजाब के इलाकों में, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलिंग अभी भी अच्छी है।
तो इसलिए एक वो भी एक रिलीफ का ही पहलू है। अच्छा हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो सबसे पहले तो है कि रिहाइश के मसाइल कि पाकिस्तान में किरायादारी का निज़ाम जो है वो ज़ाहिर एक कारोबार है कि जिसके पास सरमाया था उसने कारोबार के तौर पर घर बनाया, दुकानें बनाई। अभी आप देखें, महंगाई की हम बात करते हैं, आप दुकानों के किराए चेक करें यार, अब वो किराया और फिर उसके बाद जो है वो एनर्जी के बिल्स, उसमें गैस का बिल, उसमें बिजली का बिल। अब ये तो दो वो हैं जो फिक्स्ड अखराजात हैं किसी भी घर के, किसी भी कारोबार के। तो मुझे आप ये बताइए कि अब ये सारे पैसे जो हैं दुकानदार ने भी निकालने हैं, उसके बाद उसका प्रॉफिट शुरू होना है, ठीक है। फिर वो तो प्राइस तो रोज के रोज में उसमें चेंज होगा, लेकिन ये उसकी फिक्स प्राइस है जो उसको अदा करनी है, जो उसको कॉस्ट पड़नी है। इसी तरह जब हम घर में रहने की बात करते हैं तो घरों में भी यही मसाइल हैं। कराची जैसा शहर हो या लाहौर, यहाँ पे तो मेरा ख्याल है 70% लोग जो हैं, 60% 70% लोग किराए पे रह रहे हैं। तो आप मुझे अब बताएं कि किरायादार जो है वो तो हर साल चाहता है ना उसमें किराए में इजाफा हो। वो कहता है मेरे घर की कीमत इतनी हो गई है, जी, तो मुझे तो जो है वो इतना जो है वो मजीद इजाफा चाहिए, ठीक है। फिर इसीलिए शायद लोग जो हैं वो शिफ्टिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कम इलाके में जाने की कोशिश करते हैं। सो मैनी रीजंस है। अब ये कि ये सारी जो चीज़ है इसमें जो मुआवनत होती थी माजी की, जैसे हम अपने बचपन की बात करें तो रियासत की कंट्रीब्यूशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। रियासत की कंट्रीब्यूशन, सरकारी चलती थी, बसें भी सरकारी बहुत चलती थी, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी न किसी लेवल पे मौजूद थी। अब वो सारी ट्रांसपोर्ट खा गए, माफिया खा गया, ठीक है। 400 बसें एक कंपनी की चल रही हैं, सरकारी कंपनियां, जी, वो माफिया खा गया, तो लिहाजा सब प्राइवेट चला गया। हॉस्पिटलों को भी आप सब माफिया जो है उसने कैप्चर कर लिया और सामान जो है वो बाहर बिकने लगा। अब अगर आप सरकारी हॉस्पिटल जाएं भी तो वो कहेगा ये पर्ची है, जाएं अपना वो लेकर आएँ, दवाइयाँ लेकर आएँ। तो जो सॉर्ट ऑफ रिलीफ सरकारी हॉस्पिटल से मिल रहा था बड़े लेवल पे, वो भी शहरियों को नहीं मिल रहा। इसी तरह मैंने स्कूलों की बात की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की। अब पता है यूनिवर्सिटियों की क्या फीसें चल रही हैं। यूनिवर्सिटियां जो हैं उनकी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है। एक बिल्डिंग बनाई थी, अगले साल उसकी एक और बिल्डिंग बन रही। स्कूल की एक ब्रांच बनी थी, अगले साल एक और ब्रांच बनी। इंडस्ट्री होगी ना। वैसे तो ये रियासत की कितनी मतलब बुनियादी सी जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम के बच्चों को अच्छी तालीम दे, पूरी दुनिया की तरह, जहाँ वो मुफ्त तालीम के हकदार हैं बच्चे, क्योंकि इन्होंने मुल्क को संभालना है, हमने खुद ही तो इन्हें पढ़ाना है। माँ बाप की खाल उतार के अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये किसी सही जानिब हम नहीं जा रहे। इसी वजह से करोड़ों बच्चे हमारे वो स्कूल जाने की उनकी उम्र है और वो स्कूल नहीं जाते हैं। और जितनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, जितनी ज़्यादा आबादी है, उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन यहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर है, कम है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हाँ ठीक है, तो मतलब इसका मतलब कि हम लोग की इस पे शायद एजुकेशन के ऊपर उस तरह तवज्जो भी नहीं रही है। लेकिन अच्छा सर, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं, फिर हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम शाहिद अंकल, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताएं, आपकी सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। फ़हीम देखिए 5-6 स्टेप अगर उठा ले इमीडिएट, जिसे कहते हैं ना इमीडिएट। सबसे पहले मैं भी 3-4 साल से आपका रेगुलर कॉलर हूँ, मैं बताता हूँ कि भाई डे टाइम में मार्केट खुलें, तिजारती मरकज खुलें और 5 बजे तक असर की अजान पे बंद कर दें। एक तो एनर्जी सेविंग होगी, दूसरा आपके एक अल्लाह ताला ने जब सुबह का निजाम रखा है उस वक्त रिज़्क़ बट रहे होते हैं, उस वक्त हम लोग सो रहे होते हैं, 1 बजे जा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, ये पेट्रोल राशनिंग से दें, कोई उसमें आखिर नहीं है। हमारे मुल्क में क्राइसिस है ना, मुझे 15 लीटर की जगह मुझे 5 लीटर रोज मिले, कोई बात नहीं, राशन से पेट्रोल लिए। अगर आदमी सोचे ना वैसे होते हैं जैसे लालची कि मैं इस पंप से भी 5 लीटर भरवाऊंगा, उस पंप से भी, वो ऐसे बहुत कम लोग होंगे।
5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल इशू ना करें, बाइक को 2 लीटर से ज्यादा ना इशू करें, वो भी सेविंग हो जाएगी। तीसरी जो 5,000 के नोट है वो एकदम राइट नाउ रात ही रात फैसला करें कि ये बंद, और ये भी नहीं होगा 2 साल तक चलेंगे, 1 महीने के अंदर अपने शनाख्ती कार्ड के साथ पैसा जमा कराओ, ताकि वो जो ब्लैक मनी, खरबों रुपए ब्लैक मनी पड़ी हुई है, खरबों रुपए, वो आपके पास आएगा तो आपको अल्लाह कर भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी, पाकिस्तान बच जाएगा। तो ये चीजें करें, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा पॉजिटिव साइन निकलेगा। बहुत शुक्रिया, और बखत जानेगार साहब से तर्जिया करवाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, इनका पहला सवाल कि डे टाइम में तजारती मराकज़ जो हैं वो खुलने चाहिए। डे में तो खुलते हैं, मगर यस वो जो सुबह का जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि सुबह 7 से 5 बजे तक जो टाइम होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान की कसीर आबादी है, मैं उसको अगर ऑब्ज़र्व करूं, जो जैसे मैंने पहले कहा रूरल आबादी और कस्बात की और शहर की, इसी शहर के बहुत से और कारोबार भी, वो तो सुबह 6-7 बजे ओपन होते हैं। हाँ, जो होलसेल मार्केट हैं वो बंद होती हैं। होलसेल मार्केट जो हैं वो बहुत लेट खुलती हैं। कराची एक बड़ा शहर है, इसमें बड़ी सारी होलसेल मार्केट्स हैं, जैसे सदर की मार्केट्स हैं वो नहीं खुलती, मॉल्स हैं, सारे मॉल्स हैं वो नहीं खुलते। अच्छा, ये जो शॉपिंग है, अगर इसके ऊपर ये शुरू कर दिया जाए कि आप जितने मर्जी, आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी टाइम पे खोलें, लेकिन बंद करने का टाइम जो है ना वो 7 बजे है। ये करना चाहिए, तो फिर वो खुद ब खुद अपना टाइम पीछे लेकर आएंगे। देखें, बंद करने का टाइम जो है ना वो फिक्स करना चाहिए। हुकूमत इस पे बड़े ऐलान करती है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। हम जो एनर्जी ज़ाया करते हैं ना, वो हम कर रहे हैं नॉन प्रोडक्टिव, और अपने पैसा भी जो ज़ाया कर रहे हैं वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर पे। मसलन शादी ब्याह के ऊपर हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, मसलन आप देखें, आप अमीर तरीन मुल्कों में शादी का सिस्टम देख लें कैसे होती है। सर, एक पेंट कोट, वही जनाज़त, वही शादी, और वो उधर चर्च में दोनों तकरीबात जी चर्च में हो जाती हैं। मसलन आपने भी घर आके आपने हाई टी की और खत्म, वो लिमिटेड लोगों के साथ। अच्छा, चेयर भी नहीं लगी होती, खड़े खड़े। अच्छा, वो जो प्रेयर भी होती है ना वो भी खड़े खड़े, और वही बंच जो वहाँ पे लगे होते हैं उन्हीं के ऊपर पढ़ के चले जाते हैं। तो लिहाजा हमारी जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं इनको ख़त्म करना होगा, वो बिल्कुल महदूद कर दें। भाई अभी देखें ना, अगर मुश्किल हालात हैं तो भाई शादी के 6-6 फंक्शन क्यों रख रहे हैं आप? ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो फिर आप किसी अच्छी जगह पे खर्च कर लें। सवाल तो ये है। सर, ये जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जिनका आपने जिक्र किया, मैं इस पे कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मगर एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं, और शहाद साहब ने 2 हमें मशवरे और भी दिए हैं, उन पे भी हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याहिया की आवाज लग रही है मुझे। याहिया भाई कैसे हैं आप? यकीनन मैं पहले तो मुबशिर मीर साहब को बहुत सलाम करना चाहूंगा। देखें, मेरी नजर में एक मुबशिर मीर साहब और क्या नाम सज्जाद मीर साहब, ये ऐसे सहाफी हैं जो बहुत यानी गहरी नजर रखते हैं और बड़े हमेशा बड़ी बैलेंस बात करते हैं। तो इनको एक हफ्ते में एक दफा जरूर बुलाया करें फहीम भाई। ये नहीं लिफ्ट करवाते हमें। मेरा देखिए, आपने इतना टची टॉपिक लिया है कि मेरा मुझे तो इससे मैं बड़ा कुर्ता हूँ। देखिए, कौमों के मिजाज ना बनते हैं इसी तरह। आप अगर हमारा प्रॉब्लम ये हो गया, हमारे मिजाज इस तरह के हो गए, हमें टाइम की परवाह नहीं है। दुनिया भर में जो कॉन्सेप्ट है फहीम, वो है टाइम इज मनी, टाइम इज कैश। जब हमारे यहाँ जब आप सुबह का ये जो मेन जो हमारे डे लाइट सेविंग का हिस्सा होता है ना 3-4 घंटे का, वो हम जाया कर देते हैं। और मुझे अनफॉर्चुनेटली हमारे कौम के जो लीडर है वो आकर हमें जलसे जुलूसों में लगा दें। कोई भी इस बात पे तवज्जो नहीं देता कि अपने कौम के मिजाज को जरा तब्दील करें, उसके करैक्टर को जरा तब्दील करें। क्योंकि मैं खुद जल्दी उठने का आती हूँ, हालांकि मेरा कारोबार, मैं जब जाता हूँ शोरूम तो अपने भाई आपको पता हुआ 11-12 बजे कारोबार होता है, और वो टाइम मेरा इतना, और जो सुबह की जो बरकत होती है ना, उसकी जो एनर्जी होती है उसका लेवल ही अलग होता है। मेरा मीर साहब से सवाल ये, मीर साहब देखें, बात एक कॉमेंट की तो अपनी बात है, लेकिन हमारे ताजिर बरादरी, हमारा मिजाज कैसे तब्दील होगा? क्योंकि हम खुद भी तो ये चीजें कर सकते हैं ना। अगर हम ताजिर एक दफा ये सेट कर रहे हैं मामला, सुबह उठने की आदत डाल दें और डे लाइट सेविंग कर लें, इसमें बरकत भी हो सकती है, लेकिन हम अपने इस मिजाजों को कैसे तब्दील कर सकते हैं? सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चले हम जल्दी जरा पिछला मैं इसको समेटने की मैं एक कह दे कि इस वक्त तो हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, सिर्फ सुबह उठने का एक बात नहीं है, पूरे लाइफस्टाइल की बात है कि घर का एक फ़र्द है, उसने स्कूल के बच्चों को भी छोड़ना है, फिर लेना है,
फिर उसने करना है फलाना ये काम, फिर घर का सामान। अब ये जो चीज़ें होती है ना, हम अगर वेस्टर्न सोसाइटी से अपने कंपैरिजन करते हैं ना, तो उनके टोटल लाइफस्टाइल को देखें। वहाँ पे एक डोर स्टेप पे स्कूल है। ये नहीं कि आपका बच्चे ने वो जाना है 6 किलोमीटर स्कूल पे, नहीं, अपने मोहल्ले के स्कूल में पढ़ना है और वो स्कूल सबके लिए है। और फिर ये चीजें, फिर उसके अलावा जो पूरे मुल्क सिस्टम में है, स्कूलों का मेयार भी तो एक मेयार ही एक है। हाँ, यस, देखिए ना, यही मैं कहने लगा था। फिर मेयार भी एक है उनका। हाँ। फिर यह है कि उनको जो उनके मामलात हैं वो सारे उनके चलते हैं, उनकी जो यूनियन काउंसिल है उसके थ्रू चलते हैं। घर की खातून भी अगर वहाँ जाके बता देती है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको भी एड्रेस करते हैं। यहाँ पे हर जगह पे आपको घर के जो कफील है, जो मर्द है, उसको हर जगह पहुंचने की कोशिश होती है। जी, जी। तो वो पहले सारे काम निपटाता है, फिर वो कारोबार पे जाता है, फिर वो करता है। तो मसलन वो थ्रू आउट एक खवातीन भी मर्दों की तरह उतना ही काम करती हैं और उतनी ही जिम्मेदारी भी लेती हैं वहाँ हाँ, पे। वो माफी चाहता हूं, ये भी लेकिन एक वो वजह क्या है कि है। उनको इन्वायरमेंट वो मिलती है, वो एनवायरनमेंट मिलती है, वो definitely, इन्वायरमेंट definitely। मिलती है, तो वो जाती हैं। हाँ। आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि आपकी बेगम जो है वो फलाने काम के लिए बाहर निकले या जाए, क्योंकि आप कहेंगे नहीं यार मैं खुद जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो सूरत हाल ठीक नहीं है। सर, हम अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी अकेले नहीं भेज सकते यहाँ पे। जी। देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ है कि हमें अगर पूरी एक रेवोल्यूशनरी चेंज की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के मुआशरे को लाइफस्टाइल में और अदरवाइज दीगर चीज़ों में, जैसे मैं नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ, पूरी एक लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। आप देखें कि कितना अजीब लगता है कि जब कोई मुल्क की अहम शख्सियत अपने बच्चे की शादी को इतना ग्लोरीफाई करे और वो जनाब किस तरह अंदाज से जो है उसकी वीडियोस आ रही हों और वो मेहमानों की एक कसीर तादाद हो, उसका शोर मचा हुआ हो। ठीक है, कोई कारोबारी आदमी करे तो ठीक है, लेकिन जिसके पास पब्लिक ऑफिस है अगर वो करे तो फिर क्या होता है, लोग उसको उसकी तरफ करने की कोशिश करते हैं, उस तरह उसको एडमायर करने की कोशिश करते हैं कि जी इतने के जेवरात थे, फलाना ड्रेस डिजाइनर था, फलां था, ये सो मैनी थी। ये सब नॉन प्रोडक्टिव। सर देखें, इन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए और सुबह सुबह का वक्त जो है वो उसको कैश करने के लिए आपने कहा कि शाम का वक्त जो है या जब बंद करने का टाइम फिक्स करें, नंबर 1। अच्छा, उस नंबर 1 पे क्या होता रहा है यहाँ पे, इवन शादी हॉल जो है वो पंजाब में तो कुछ जगहों पे तो ये प्रैक्टिस हुआ है, वहाँ पे आपने कहा जी कि इस वक्त के बाद शादी हॉल जो है ना वो नहीं होगा, या और वन डिश फार्मूला भी चलता रहा, वो भी चलता रहा। इधर हमने देखा कि कुछ सियासी शख्सियात की तस्वीरें जो हैं वो शादी हॉल के बाहर लगी होती थी, तो शादी हॉल रात 12-1 बजे तक भी चल रहे होते थे। तो ये है कि लॉ जो है वो सबके लिए एक नहीं है। कोविड के दिनों में भी हमने देखा कि बड़े बड़े स्टोर्स और सारा कुछ जो है पुलिस की जिम्मेदारी होती थी बंद करवाना, मगर पुलिस की मतलब सरपरस्ती में बहुत सारे कारोबार जो है ना वो खुले होते थे। तो याहिया साहब ने भी हमें कॉल किया, उन्होंने ये कहा कि डे टाइम में तजारती मराकज़ जो हैं वो खुलने चाहिए और सुबह जल्दी जो है वो कारोबार का आगाज़ होना चाहिए। सारी मार्केट्स, बाज़ार, दफातर, तजारती मराकज़ सुबह 7 बजे खुल जाएं और स्कूल्स जो हैं ये भी सुबह 7 बजे लग जाएं और 5 बजे सब कुछ जो है वो ख़त्म करके हम अपने घरों में जाएं। ये वैसे मैंने निज़ाम ना श्रीलंका में देखा था। सुबह जिस तरह हमारे यहाँ अजानों का वक्त होता है, इसी वक्त मैंने देखा कि लोगों की जो है ना वो चहल पहल शुरू हो जाती है। सारे लोग लोकल ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं और शाम 5 बजे 6 बजे उसी तरह ट्रेनें और सारी जो बसें हैं वो उनको वापस अपने अपने कारोबार तक उतारती हैं, अब सॉरी अपने अपने घरों तक, और 9 बजे सब बंद। क्यों? क्योंकि अगले दिन उन्होंने फिर काम करना है। हम लोग रात देर तक इसलिए जागरूक होते हैं कि हमने अगले दिन काम नहीं करना होता या हमें परवाह नहीं होती है, सीरियस नहीं परवाह नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप देखें कि ये रवैया जो है इस वक्त आपने एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में, वो है सरकारी सेक्टर। आप सरकारी दफातर में जाएं, आपको 11 बजे वहाँ भी बंदा नजर नहीं आता। वो कहते हैं जी ये मीटिंग में गए हुए, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि आप कितने ऐसे सरकारी दफातर हैं जहाँ पे वहाँ तो 9 बजे टाइम है ना। 9 बजे का मतलब है कि आप 8 बजे तो हर सूरत घर से निकल जाएंगे, ठीक है, 1 घंटा तो आपको चाहिए, ठीक है। तो कितने दफातर होंगे? सिर्फ आपको इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि जो इन टाइम पे लोग अपने ऑफिस में मिलते हैं वो सिर्फ आपके कमर्शियल बैंक्स हैं।
बिल्कुल सही है। उनका मसला है कि उन्हें हर सूरत जो है 9 बजे ऑन होना है और वो 8-9 बजे आपको बैंक सारे जो हैं वो ओपन मिलते हैं। बिल्कुल सही है। बाकी तमाम सरकारी स्कूल तो चलो होते ही है, वो तो स्कूलों का तो टाइम 8 बजे भी होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी आप कहीं भी चले जाएं, आपके लिए मसला यही है कि आपको दफातर में भी लोग नहीं मिलेंगे, हाज़िरी जो है वो आपको वहाँ पे कम मिलती है, 11 बजे के बाद आपको हाज़िरी मिलनी शुरू होती है। तो ये कल्चर में तब्दीली करनी पड़ेगी, ये रेवोल्यूशनरी कल्चर चाहिए। अच्छा, इसमें सरकारी की एक बात है, आप देखें सरकार अपने अखराजात को क्यों नहीं कम कर रही। अच्छा सर, उससे पहले जरा एक और चीज़ कवर करते हुए चलते हैं। ये अच्छी बात है, सरकार अपने अखराजात क्यों नहीं कम कर रही। ये जो 1 घंटा पहले कर दिया गया था, क्या इससे भी कुछ फायदा? अच्छा हाँ, उससे फ़ायदा होता है कि आप अपने ना डे टाइमिंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ। इंग्लैंड में तो बहुत ही आम सी ये बात है कि 15 अक्टूबर को वो चेंज कर देते हैं, फिर 15 अप्रैल तक चलता है। तो आपका जो डे टाइमिंग है, मसलन सर्दियों में उसका फ़ायदा होता है कि मसलन आपने थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लिया, 8 बजे कर लें अगर आप, तो वो जो 9 बजे का टाइम है वो आपका 8 बजे वाला टाइम 9 बज गए, ठीक है। तो आप इसका मतलब है कि जल्दी चले गए। और शाम को चूंकि हमारे दिन छोटे हो जाते हैं, हमारा वो दुनिया के दूसरे मुल्कों वाला नहीं है कि हमें वो सर्दियों में कम यानी कि ना रोशनी का टाइम मिलता है। तो लिहाजा उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए हमें कर लेना चाहिए, हमने करते भी रहे हैं। मुशर्रफ तो होता रहा, मुझे होता रहा है, उससे पहले भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस हुई है और वो बुरी नहीं थी, ठीक थी। अच्छा, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सुबह के टाइम पे बिजनेस ऑन करना और उसका ज़्यादा बेनिफिट उठाना सुबह की रोशनी का, उसमें मेरा ख्याल है कि इंसेंटिव्स भी ऑफर करने चाहिए। मैं चंद एक बिजनेसेस को यहाँ जानता हूँ, अच्छा हाँ, कि वो हालांकि वो भी इसी तरह के कारोबार में हैं, कपड़े का कारोबार या अदरवाइज, मैंने एक दफ़ा बाई चांस ही उनकी शॉप पे जो है ना सुबह के टाइम मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। खुल गई आपकी एक दिन जल्दी नहीं, मैं एक प्रोग्राम से आ रहा था अच्छा, तो मैं वहाँ पे प्रॉपर उनको देखा ओपन, बाकी मार्केट बंद है और वो खुले हैं, मैं चला गया। तो उन्होंने कहा कि हमने 12 महीने के लिए 11% जो है वो डिस्काउंट रखा हुआ है उन अपने कस्टमर्स के लिए जो 12 बजे से पहले पहले हमारे यहाँ एंटर होते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो एक इंसेंटिव है, कोई वो उसमें वो सेल का उनका कोई नहीं है, कोई सेल लगी हुई है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये हम एक उसको तोहफा दे रहे हैं कि उसके बिल के ऊपर हम उसको रियायत देंगे। तो जो कारोबार करने वाले हैं उनको लिए भी ये एक मैसेज है कि अगर वो ये शिकायत करते हैं ना लोग कि सुबह सुबह हमारे पास कस्टमर नहीं होता, तो भाई आप कोई ऐसा इंसेंटिव ऑफर कर दें जो सुबह के लोगों के लिए हो, और ये जो सेल जो रात को होती है उसको बंद कर दें कि जी आप 7 बजे के बाद आएंगे तो सेल पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप देखें जितने मॉल्स हैं वो रात के 11-12 बजे तक जो है वो चल रहे होते हैं और उस 12 बजे लोग फिर खाना भी खा रहे होते हैं। तो ये बीमारियों भी हैं कि रात के 12 बजे खाना खाना, नहीं ये रात शादियों में 12 बजे खाना खाना, रात को 10-11 बजे तो हमारे यहाँ पे वो ट्रेंड है पराठे और चाय का, वो तो काम शुरू होता है, शुरू होता है और फिर रात तक चल रहा होता है। मैं समझता हूँ उनके लिए तो चलो फाइन, मजबूरी हो सकती है जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो रात की ड्यूटी नहीं करते उनके लिए रात को 11 बजे के बाद खाना खाना और वो भी हैवी खाना खाना, तो इसीलिए आप देखें ना हमारे लोगों की हेल्थ का भी एक इशू है ना कि हम खाना जो है वो हमारे लिए वबाले जान बन जाता है। तो लिहाजा अगर हम इस फार्मूले पे जाना चाहते हैं कि जो कि हमें रिलीजन भी ये एक तरह का मैसेज देता है कि आप अपना मामलात जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग शुरू करें, जैसे सुबह की इबादत हैं, फिर उसके बाद आपका पढ़ने का सिलसिला है, काम करने का सिलसिला है, डे लाइट्स जो है और सूरज का सुबह सुबह तुलू होना, इस बात कहते हैं रिस्क की तकसीम भी सुबह सुबह ही होती है। परिंदों को देखें, परिंदे सुबह सुबह निकल के जा रहे होते हैं, तो ये सारा एक नेचर भी आपको ये सिखाती है। लेकिन अगर हम नेचर को थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि वो टोटल हमारा फिर लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। ठीक है, अब लाइफस्टाइल के साथ ही दूसरा सवाल जुड़ा हुआ था हमारे याह्या भाई का, उन्होंने कहा था क्या इस कौम का लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। तो आपने कुछ बड़ी अच्छी तजावीज़ पेश की हैं जो कि तजावीज़ की हद तक ही मेरा ख्याल है रह जाती हैं। हम टीवी पे हम इस तरह की बहुत सारी बातें करते देखते सुनते रहते हैं। कैसे चेंज हो सकता है मिजाज पूरी कौम का? सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ें जहां आपको देख देख के मतलब आपका कुछ और ही मन कर रहा होता है, आप वो उन सारी चीज़ों को रोकने और ज़रा अपने आप को समेट के या अपने आप को थोड़े से कम वसाइल में रहने और
सरवाइव करने के हवाले से तो हम सोचना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे टारगेट्स मुझे लगता है कुछ और हो चुके हुए हैं। नहीं, ऐसे में एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं, जो रोल मॉडल्स होते हैं ना मुआशरे के, वो ट्रेंड सेटर होते हैं। अच्छी बात है। और रोल मॉडल्स को प्रमोट करना चाहिए। दुनिया में यही होता है कि आप रोल मॉडल्स का जो है ना लाइफस्टाइल दुनिया के सामने लाते हैं, कि रोल मॉडल भी फिर वो कि जो वाकई ही रोल मॉडल हो। ये नहीं कि बड़ा ही वो सिर्फ पॉपुलर होना रोल मॉडल नहीं है। अच्छा, वैसे कौन है हमारे यहाँ पे रोल मॉडल्स? देखें, सबसे पहले जो ट्रेंड आता है ना, वो मुल्क के जो टॉप पे जो रूल कर रहे होते हैं या गवर्न कर रहे होते हैं, उनको भी लोग फॉलो करते हैं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि लोग कहते हैं कि हर वक्त उनका, आपको टीवी पे टाइम कितना है उनका, हाँ यस, कितना टाइम वो स्क्रीन टाइम उनका कितना ज्यादा है, स्क्रीन टाइम उनका कितना ज्यादा है, तो वो बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल तो हैं। जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो रोल मॉडल हैं। सही बात। बेशक वो पॉलिटिकली हम उनको कुछ भी कहें, या किसी की लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके जुलूस में जाते हैं, जो उनके जलसे में जाते हैं, जो उनकी रैली में जाते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं प्रॉपर, उनके खिलाफ आप बात नहीं सुनना पसंद करते, उनकी हमायत में हर तरह से बोलते हैं, तो उनके लिए तो वो रोल मॉडल है। ठीक है, तो उनका रोल, उनका भी लाइफस्टाइल सामने लाएं। ऐसे यानी कि इस तरह की अगर पर्सनैलिटीज देखी जाए तो मेरे जहन में एक इमरान खान आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, और कुछ सारे ही हैं, ये सारे जो सारे स्क्रीन टाइम लेते हैं, आपने सबके नाम मेन ले लिए हैं, तो आप सब इनका सामने लाएं कि ये सुबह कितने बजे उठते हैं, अच्छा, और क्या करते हैं। आपने उन्हीं के लोगों को बताएं और पता चले कि भाई ये किस तरह अपना इनके अखराजात किस तरह के हैं, इनके पास कौन सा घर है। भाई देखें, वो पब्लिक के प्रॉपर्टी हो चुके हैं ना, पब्लिक फिगर है ना, तो अब पब्लिक उनके बारे में हर तरह से जानने का हक रखती है। उनसे मुतासिर हैं, उनके दीवाने हैं बहुत सारे, हर पार्टी के ऑब्वियसली हैं, और अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है कि मसलन अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं है। फिर ये देखें कि भाई उनका वाकई चीजें, फिर अच्छा आप देखें ना, जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको बेल आउट भी करते रहते हैं, एनआरओ देते रहते हैं कि भाई ये चीज ही, ये गलती हुई है हमारा। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ठीक है जी, वो हमारे जो हैं वो बड़े हैं, सही बात। तो फिर उनकी जो अच्छी चीजें भी होंगी ना लाइफ में, उन्होंने जो उनकी अचीवमेंट्स कैसे हैं, या उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया, या वो रोज़ाना के मामलात उनके कैसे हैं, उनका अपना अखराजात किस तरह करते हैं, क्या वो मियाना रवि करते हैं, फजूल खर्चे हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें रोल मॉडल जो हैं वो अच्छा, एक तो वो चीज़। तो रोल मॉडल्स ने अपने बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर पढ़ाने के लिए भेजे हुए हैं, रोल मॉडल्स की अपनी शॉपिंग जो है वो आपको मतलब पाकिस्तान से बाहर नज़र आती है। रोल मॉडल का कि सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारी कमाई, सारा मुनाफा वो पाकिस्तान में नहीं लगता, वो पाकिस्तान से बाहर जाता है। तो रोल मॉडल का हाल है वे पाइन, तो बस फिर ठीक है, फिर जो फॉलोअर है उनको सोचना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे इस बात के बाद ब्रेक पे ही जाएंगे, और सोचना पड़ेगा कि भाई फाइनली जो बहुत से लोग इम्पोर्टेंट होते हैं मुल्क में, जो हमारे सामने बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, वो अचानक एकदम हर चीज़ बोरिया बिस्तर समेट के मुल्क से बाहर क्यों चले जाते हैं। आपने कहा कि रोल मॉडल्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं लोग, तो हमारे यहाँ रोल मॉडल से ये सारी प्रैक्टिस जो है वो करवाने की ज़रूरत है। मतलब जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा एक अगर बेहतर करना, बदलना चाहते हैं हम लोग, तो फिर लोग जिनको फॉलो करते हैं आप पहले उन पे उनके लिए वो रोल मॉडल हैं। चले हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दें, अगर ये पॉलिटिकल फॉलोइंग से हट भी जाएं, फिर रिलीजियस फॉलोइंग है, फिर शोबिस की फॉलोइंग है, बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स मैन की फॉलोइंग है, फिर उसके बाद नॉर्मल जो अब हमारे असातिज़ा होते हैं, फिर टिकटॉक की फॉलोइंग है, टिकटॉक की फॉलोइंग है। अच्छा, हम जब पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हमारे सबसे पहले रोल मॉडल अपने पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स भी रोल मॉडल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद फिर हमारे लिए क्या होता है, बड़े बहन भाई जिसके हों वो उनके लिए उनमें से असातिज़ा। फिर जब आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स जो हैं वो सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं हमारे। हम देखते हैं कि हमारा टीचर ऐसे खड़ा है तो हम उस तरह खड़े होने की कोशिश करना, ठीक है, उनके कपड़ों को देखना, इस तरह स्टाइल होता है ना। तो इंसान को वो अपने से जो आगे होते हैं लोग, उनको फॉलो करने में या उनको इंस्पायर होने में कोई मसला नहीं होता।
अब जैसे कोई गुफ्तगू कर रहा है, किसी की गुफ्तगू अच्छी लगती है तो इंसान उसकी गुफ्तगू से इंस्पायर होता है, उस तरह बात करने की कोशिश करता है। ये कितना अच्छा बोलता है यार, मैं आप भी मुझे उसको बताएं, फॉलो करूंगा। आप देखें अब आपका माशाल्लाह हेयर स्टाइल खूबसूरत है, कितने पता नहीं लोग होंगे जो आपका हेयर स्टाइल फॉलो करते हो। आपने देखा अभी कितनी देर लगी इस पे? तो भाई हीरोज का जो है वो हेयर स्टाइल, आप भी तो रोज इतना स्क्रीन टाइम लेते हैं ना, तो नहीं आपकी नहीं, फॉलोइंग भी है। हीरोज को फॉलो नहीं करिएगा बहुत, वरना आप लोगों को ना विगे रखनी पड़ जाएंगी मैं आपको। तो लेकिन आप देखें स्पोर्ट्स का, मैं देखा हाँ। अब एक प्लेयर ने कमाल किया, 7 विकेटें ली, हाँ। एकदम हीरो बन गया। यस यस, क्या बात, क्या कमाल है ना। क्या बात। तो ये सारा आपका मीडिया का कमाल है। अगर ये टीवी पे नहीं चल रहा होता और वो उसी ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा होता, वो बेशक 9 विकेटें ले लेता, कम ही पता चलता है ना, दूसरे दिन शाम को बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो अब वो एक लोगों की लाइमलाइट में आ गया, नजर में आ गया। ठीक, नसीम शाह को भी इसी तरह ही वो नसीम शाह मिली है। तो ये भी हमारे लिए जो है ना, जो खासतौर पे यंगस्टर होते हैं या अदरवाइज लोग होते हैं, सबके लिए होते हैं, उनको फॉलो करते उनको तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि उनको फिर जो एक और चीज़ है, देखिए हीरोशिप जो होती है ना, उसको डेवलप भी करना चाहिए और उसको संभालना भी चाहिए। और जो हीरोज बनते हैं उन्हें अपनी सक्सेस को मैनेज करना, सक्सेस को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल ये सही जो है ना सबसे आम बिल्कुल बात सही है, बात है। क्योंकि देखिए ये जो लोग होता है ना, किसी पे अल्लाह ताला की खास अता होना कि उसको कोई सलाहियत मिली है, किसी तरह वो दुनिया के सामने आ गया है, तो फिर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उसके पीछे, वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, बिल्कुल सही। कि और ताकि वो गलत हाथों में ना जाएं। देखिए हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो गलत हाथों में गए थे, वो हमारे लिए, वो हमारे हीरो थे ना, तो वो गलत हाथों में गए, क्यों गए? कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई थी, उनकी गाइडेंस कम थी, एक उनकी एज का वो और उस ग्लैमर का एक ऐसा सिचुएशन थी कि उनको अगर किसी ने ट्रैप किया तो वो ट्रैप हुए, बेशक लालच से हुए, लेकिन हुए ट्रैप। अच्छा देखिए, दुनिया भर में मतलब जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनकी उम्रें इतनी ही होती हैं, ठीक है? तो वो कम उम्र में ग्लैमरस उम्र जो होती है, ग्लैमरस एज जो है वो 10-15 साल की होती है। जी 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 जी। तो उसमें उनकी हम वैसे अगर आप बात कर रहे हैं, हीरोज़ की बात कर रहे हैं या उन मशहूर लोगों की बात कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही कोई इतना आगे या सामने नहीं आ जाता, उसके पीछे उसकी बरसों की मेहनत होती है जो नज़र नहीं आ रही होती हमें। तो मतलब इन क्रिकेटर्स की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर इन लोगों को क्रिकेट टीम में जगह ना मिली हो ना, तो ये बेचारे पता नहीं अपने मोहल्ले में कहीं या किसी छोटी सी जगह पे कोई आम सा काम कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो खेलने वाले हैं, इन्होंने ना स्कूल में वक्त गुजारा है, ना कॉलेज में वक्त गुजारा है, इन्होंने सिर्फ ग्राउंड में वक्त गुजारा है। आज इसी वजह से वो इतने अच्छे प्लेयर भी हैं और हम उनकी इज्जत भी उनके खेल की वजह से करते हैं, है ना? तो खैर, हम आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। हमारे कॉलर्स ने ये भी पूछा कि पेट्रोल जो है उसको उसकी मतलब उसके हवाले से भी कुछ हमें कवानीन बनाने की ज़रूरत है कि 5 लीटर जैसे पेट्रोल है वो हर शहरी को मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ये क्या तजवीज़ थी वैसे? मेरा ख्याल है ये राशनिंग, इसकी आप हमारे मुल्क में राशनिंग का कॉन्सेप्ट जब भी हुआ है, माजी में भी हम उसकी स्टडी करें तो बाज़ दफ़ा वो फिर चीज़ें ब्लैक में चली जाती हैं। तो राशनिंग जो है वो हमारे मिजाज में आती नहीं है, अगरचे हमारी ज़रूरत ना भी हो, हम सस्ती चीज़ दे के ज़्यादा ख़रीद के ले आते हैं। हाँ, ये भी है। तो ये हमारे जो है ना एक तरह की अजीब हो गई जी। प्याज अगर 10 रुपए कम होगा ना तो आप कहेंगे मैं 5 किलो ही ले जाता हूँ। तो अगर मर्द हजरात शॉपिंग कर रहे हैं तो खवातीन कर रही फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। फिर वो अच्छी है शॉपिंग में। तो राशनिंग जो है इस हवाले से, लेकिन एक चीज़ है जो एनर्जी, देखिए दुनिया में 2 बड़े टॉपिक चल रहे हैं इस वक्त। हाँ, एक है एनर्जी सिक्योरिटी, एक है फूड सिक्योरिटी। दोनों के ऊपर काम हो रहा है, हम करें ना करें अलहदा बात है, लेकिन दुनिया इस पे काम कर रही है। ये ख़ास तौर पे जो लिविंग कॉस्ट की बात हम कर रहे हैं और बिजनेस की जो कॉस्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी कॉस्ट का बड़ा अहम रोल है। ठीक है। हमारे पास जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज हैं उनका जो है ना हमारे ग्रिड में इजाफा स्लो हो रहा है, जैसे कि शमसी तवानाई का, और अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो इंडिविजुअली कर रहे हैं या कुछ इंडस्ट्री ने कर लिया है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। पंचक्कियों वाला काम भी हमारे यहाँ जो है ना, वो विंड मिल्स वाला, वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है, जबकि इतनी चक्कियां लग सकती हैं। हाँ। और मैं कहता हूँ देखिए ना, ये है असल चीज इन्वेस्टमेंट
कि आप इसको कैपिटलाइज कराएं, इनको उन इलाकों में लेके जाएं। अब देखें ना, हम रूरल साइड की बात कर रहे हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान है हमारा, या केपीके के कुछ इलाके हैं साउथ पे, सिंध के भी इलाके में बहुत सारे इंटीरियर हैं। सिंध के इलाके जहाँ पे आपका ग्रिड नहीं जा सकता, आपको बहुत कॉस्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उसी यूनिट को जो है वो डेवलप कर सकते हैं उस सिस्टम के तहत कि आप उसी गांव की एनर्जी भी पैदा कर दें, उसी गांव को जब एनर्जी आ जाएगी तो सारी चीजें आ जाएगी। अच्छा बशीर भाई, मुझे एक बात बताएं कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उन जिन ममालिक में भी हुए हैं, दूसरे ममालिक से लोगों ने आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, और जहाँ अभी इतनी तरक्की नहीं हुई वो इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए तो बड़ी आइडियल जगह होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान है, अगर बलूचिस्तान में इतनी अभी तरक्की नहीं हुई है, वहाँ पे आबादी नहीं है, तो वो मुस्तकबिल का सोच के जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आइडियल है। वहाँ लोगों को घर भी चाहिए, वहाँ लोगों को स्कूल चाहिए, वहाँ लोगों को खाने पीने की चीज़ें चाहिए, वहाँ लोगों को सब कुछ चाहिए। तो हमारे यहाँ भी जहाँ मतलब दूसरे ममालिक से उस तरह इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते हैं कि आके बिजली के ऊपर, कचरे के हवाले से, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर काम करें, पैसा लगाएं और अर्न भी करें? मेरा ख्याल है आते हैं, लेकिन आते हैं, हमें समझ नहीं आते नहीं, लेकिन हम उनसे डिमांड करते हैं वो अनरियलिस्टिक होती है। मसलन ये है कि हमारा मॉडल ये है कि जो कारोबार सानू की दियोगे तो पहलों दियो, सानू पहलों दियो। अच्छा ओके। तो वो फिर भाग जाते हैं। देखिए पाकिस्तान में अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत से लोगों के पास सरमाया भी है, ये बात भी दुरुस्त है। क्या वो अपने ही मुल्क में लगाने के लिए तैयार हैं? क्या वो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं? हमने पॉलिसी बना के रख दी, पास कर दी, ठीक है, लेकिन क्या वो उसको प्रैक्टिकली जब वो करने की कोई कोशिश करता है तो उसको क्या चीज़ जो है वो हर्डल आती हैं? तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको इतना फ्रेंडली बना नहीं पाए अभी तक। हाँ, पाकिस्तान एक हवाले से बड़ा फ्रेंडली है, वो मैं आपको बताऊं। वो क्या है? इम्पोर्ट फ्रेंडली, जो मर्जी दरामद कर लें, फटाफट सिस्टम, बस ये सारा पाबंदी लगी हुई है वो भी दरामद कर लो। नहीं देखिए ना, ये माइंडसेट की बात है कि देखिए माइंडसेट क्या हुआ है कि जो खास तौर पे इसमें रोल जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो एक बंदा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है या इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करता है, उसके लिए मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। प्रोडक्शन करने के लिए मुसीबतें ही मुसीबतें। आप भी प्रोडक्शन का कई एक्सपीरियंस करते हैं, प्रोडक्शन में बड़ी मुसीबतें हैं, लेकिन बाहर से कोई चीज मंगवाने में बहुत आसानी है। ये मुल्क में, ये रियासत को सोचना चाहिए कि उसने इंपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी रखी हुई है और एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी जो है वो नहीं है। इसी तरह इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है कि इंडस्ट्री वाला, एक आप फैक्ट्री लगाने के लिए अभी जाकर किसी इंडस्ट्री एरिया में प्लॉट लें, आपके पीछे पहले ही लोग आ जाएंगे कि ये फैक्ट्री लगाने लगा, पता नहीं कितनी दौलत लेकर आए। जी। तो अभी आप देखें कि जब हमारे अपने मुल्क इधर जो सिंध में या पंजाब में इतने मसाइल हैं, बलूचिस्तान में तो अभी भी, और इसके अलावा बहुत सी इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि अच्छा वो एक आखिरी समय में, बड़ा कम वक्त रह गया, मुझे ये बताएं कि ये जिन इश्यूज पे एड्रेस करने की जरूरत है, जिन पे काम नहीं हो रहा, ये किसने करना है? और अच्छा, इनके लिए आप मुझे बताएं कि कौन फिक्रमंद है? ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट फिक्रमंद है, हमारे इदारे फिक्रमंद हैं, हमारी सियासी जमातें फिक्रमंद हैं, हमारे सियासी रहनुमा फिक्रमंद हैं, हमारे अवाम फिक्रमंद हैं, कौन फिक्रमंद है? अच्छा, जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो तो फिक्रमंद नज़र नहीं आते। उनको तो एक ही चीज़ की फ़िक्र है कि उनके वो जजीरों की बात है, फ़लाने मुल्क में किसका कहाँ सेटअप है, किस मुल्क में उसको सेटअप बनाना है। आप देखें, अब ऐसे जितने फिगर्स हैं, बड़े बड़े फिगर्स, आप उनके नाम उठाएं, उनको उनके बाहर के ममालिक में सेटअप नज़र आ जाएंगे, लेकिन वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो सेटअप उनका वो ज़ीरो होगा। उसको इसी चीज़ की फिक्र होगी कि बस अगले दिन मुझे जो है वो फ़लाँ मुल्क पहुँचना है। थैंक यू सो मच। और यकीनन दोस्तों आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। मुझे और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।